Today we will do one short revision of the chapter Biotechnology Principles and Process. Now first of all हमें पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है. हमें पता है बायोटेक्नोलॉजी is the application of biology and technology. So it is basically biology plus technology. So this biotechnology, it refers to technology using biology, which has application in agriculture, food processing industry, medicine, bioremediation, waste treatment and energy production. तो सारे में हमारी biotechnology use होती है और हमें पता है it is application of biological system to agriculture, industry and environment. So जहां भी हमारी बायोलॉजी टेक्नोलॉजी से कंबाइन होगी दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. सो दिस इज वेरी इमर्जिंग फील्ड, आजकल लेटेस्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी एंड वी आर यूजिंग इट इन वेरियस थिंग्स. नाउ द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया था. क्या कहा था ना इन्होंने कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए क्या करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जो क्या है इंटीग्रेशन है एक नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का, उनके सेल्स का, उनके पार्ट्स का, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का. Now we should know what are the core techniques of biotechnology. Biotechnology की core techniques क्या है? हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी की बेसिकली core techniques क्या है of modern biotechnology. There are two modern techniques of biotechnology. First is genetic engineering और second क्या है bioprocess engineering. तो genetic engineering, how this genetic engineering is different from bioprocess engineering. हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हमें पता है एक फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, फॉरेन डीएनए, जीन सीक्वेंस हम क्या करते हैं एक वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं. सो दिस इज बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां हम फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंड वी आर इंजीनियरिंग द डीएनए. ठीक है ना, तो हम क्या बनाते हैं इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं. नाउ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत जगह यूज होती है. अगर हमें एक पर्टिकुलर डिजीज है, एक पर्टिकुलर डिजीज को हमें वी वांट टू करेक्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, तो हम क्या करेंगे जो डिजीज जीन है उसको वहां से आइसोलेट करेंगे और उसकी जगह क्या है नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे. हम नॉर्मल जीन्स क्या करेंगे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे और डिजीज जीन को बाहर निकाल लेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. इट इज यूज्ड इन प्लांट्स ऑल्सो, हम प्लांट्स में भी डिजायर्ड जीन डाल देते हैं. So this is the application. Now second is bioprocess engineering. Bioprocess engineering में क्या होती है हमें पता है इंजीनियरिंग है. बायोप्रोसेस में क्या होगा इट इज बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स. हम क्या करते हैं इसमें अपने कल्चर है, उस कल्चर में क्या है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं. एंड वी नो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ ग्रो होते हैं हमारे स्टेराइल इन्वायरमेंट में होते हैं. तो व्हाट वी डू कि कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे और किस लिए कि जिससे हमें सर्टेन प्रोडक्ट्स मिल सके लाइक वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स. सो इफ वी वांट टू गेट सर्टेन प्रोडक्ट्स we can use this bioprocess engineering. तो bioprocess engineering क्या हुआ है कंटामिनेशन फ्री केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है जो हम प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं. एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है कि हम फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को डीएनए और आरएनए को क्या है होस्ट जीनोम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. किस लिए कि उससे उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें नहीं चाहिए तो वो कैरेक्टर्स ऑल्टर हो जाएं बिकॉज वी नो दैट अ पर्टिकुलर जीन इट कोड्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. एक पर्टिकुलर जीन क्या करता है कैरेक्टर को कोड करता है. तो हम अगर जीन को ही ऑल्टर कर देंगे तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हमें नहीं चाहिए वो भी डिफरेंट हो जाएगा. सो बाय ऑल्टरिंग द जीन वी कैन चेंज द phenotype.
सो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाय इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है हमें पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज ओनली वन पेरेंट। अब जब एक ही पेरेंट है तो उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा कहाँ, प्रोजेनी में। तो प्रोजेनी में क्या होगा, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा एज दैट ऑफ द पेरेंट। सो दिस इज इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करता है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें वेरिएशंस मिलती हैं। क्यों वेरिएशन मिलती है? बिकॉज वी नो मदर इज देयर, फादर इज देयर एंड वी गेट ऑफस्प्रिंग। तो हमें पता है कि इनका डीएनए अलग है, इनकी जीन्स अलग है, मदर का डीएनए अलग है और ऑफस्प्रिंग का क्या है, उसका डीएनए है। बट देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर, सर्टेन कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर। तो क्या है, ऑफस्प्रिंग में कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती है, हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी दिखते हैं जो फादर और मदर में नहीं है। सो दिस इज इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो हमारी जो वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं, उसको प्रिजर्व करती हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करती हैं। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें पता है क्या करते हैं हम, प्लांट एंड एनिमल हिब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स आर डन and these results in introduction of undesirable genes also along with the desired one। अब हमें पता है कि हम ट्रेडिशनल टाइम पे क्या करते थे, प्लांट हिब्रिडाइजेशन करते थे। लाइक वी क्रॉस वन प्लांट ए विद वन प्लांट बी, तो हमें क्या मिलेगा, सी प्लांट मिलेगा। अब सी प्लांट में कुछ तो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे जो हमें नहीं चाहिए, कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं जिसके लिए हम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने हिब्रिडाइजेशन किया। तो हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी मिलते हैं इन ट्रेडिशनल प्लांट एंड एनिमल हिब्रिडाइजेशन। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इट ओवरकम्स दिस लिमिटेशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है, ये सारी लिमिटेशन को ओवरकम करती है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इट इज फोकसिंग ऑन ओनली वन जीन। तो वही जीन पे फोकस करती है जिस जीन को हमें चाहिए, जिस जीन को हमें क्या करना है, ऑल्टर करना है। तो अगर पर्टिकुलर जीन पे ही हम काम करते हैं जो जीन हमें ऑल्टर करनी है, तो हम क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज मच मोर एडवांस देन ट्रेडिशनल हिब्रिडाइजेशन जो प्लांट एंड एनिमल। क्योंकि प्लांट एंड एनिमल हिब्रिडाइजेशन में हमें क्या, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी मिल रहे थे, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं मिल रहे, हम उसी जीन को ऑल्टर कर रहे हैं जिस जीन को हमें चाहिए। सो दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज ओवरकमिंग दिस लिमिटेशन which is there in the plant and animal। now जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या क्या इंक्लूड करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकॉम्बिन क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई हमें डीएनए बनाना है। कैसे बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। ऐसा डीएनए बनाना है जिसमें हमारी डिजायर्ड जीन हो, वो जीन हो जो हमें चाहिए, वो पर्टिकुलर जीन हो जो हमें चेंज करनी है, जिसके हमें फिनोटाइप देखना है। तो इस डीएनए को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप इज जीन क्लोनिंग। हम जीन की क्लोनिंग कर देंगे, वी विल गेट सेम कॉपी। जब हमें एक जैसी कॉपी मिलती है तो हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं उनको, आइडेंटिकल। थर्ड इज जीन ट्रांसफर टू होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम जीन को क्लोन करके क्या करेंगे, इस जीन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, भाई जिस ऑर्गेनिज्म में हमें चेंज करना है, जिस ऑर्गेनिज्म में हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर इफेक्ट आए, पर्टिकुलर फिनोटाइप दिखे, उस ऑर्गेनिज्म में हम इस जीन को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट इज कि this introduced piece of DNA it does not replicate in the host cell unless it is integrated with the chromosome of the host। तो ये जो हमारा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं करता है। ये क्या करता है, अब ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं करता तब तक जब तक ये होस्ट के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट नहीं होता। होस्ट जो हम जिसमें हमें ट्रांसफर करना है उसके क्रोमोसोम में इंटीग्रेट नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें इसको अगर रेप्लिकेट कराना है तो इस फॉरेन डीएनए को हमें होस्ट डीएनए सीक्वेंस में
इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, वी यूज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज अ जीन सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से रेप्लिकेशन, अब सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमें अपना होस्ट डीएनए को भाई क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कराना है, इसके बाद ही तो रेप्लिकेशन होगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो रेप्लिकेट करे। तो हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब जब ये इंटीग्रेशन हो गया, हमारा फॉरेन डीएनए क्या हुआ, होस्ट डीएनए में चला गया, तो क्या करेगा, हमारा फॉरेन डीएनए रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, इट विल फॉर्म मेनी कॉपीज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। अब क्लोनिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। तो क्लोनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बनती है। तो क्या क्या हुआ पूरा प्रोसीजर, कि हमने क्या किया भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। उसके बाद बहुत जरूरी है कि रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के लिए क्या है कि हमारा डीएनए को इंटीग्रेट करना है हमने होस्ट डीएनए से। कैसे करेगा, रेप्लिकेट तभी करेगा जब हमारा डीएनए होस्ट सीक्वेंस से इंटीग्रेट हो जाए। अब होस्ट सीक्वेंस में ऐसा क्या चीज होना चाहिए, होस्ट सीक्वेंस में होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो जीन सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो दिस origin of replication is very important. It is a gene sequence where this replication originate or start. So this is the reason it is known as origin of replication. Now after this, what happens after this integration, this foreign DNA is replicated and it will form multiple copies, बहुत सारी कॉपी बनाएगा। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी, सेम कॉपी एक जैसी बनेगी, बिल्कुल ए जो है वो बिल्कुल बी जैसा होगा। सो दिस इज नोन एज क्लोनिंग। जब दो लोग एक जैसे होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम क्लोनिंग कहते हैं। सो दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले स्टेप है कि भाई हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, वी यूज प्लाज्मिड। नाउ प्लाज्मिड्स क्या है, प्लाज्मिड्स हमारे ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। सो फर्स्ट प्लाज्मिड इज आइसोलेटेड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें प्लाज्मिड चाहिए तो हम क्या करते हैं भाई, प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं और इनमें अपना ऑटोनोमसली जो रेप्लिकेट करते हैं ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अब ये प्लाज्मिड डीएनए हमारा क्या, किस लिए चाहिए हमें प्लाज्मिड, व्हाट इज द पर्पस, प्लाज्मिड डीएनए किस लिए चाहिए, हम प्लाज्मिड डीएनए इसलिए चाहिए क्योंकि हम प्लाज्मिड डीएनए हमारा वेक्टर का काम करता है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेक्टर, हमें वेक्टर चाहिए क्यों, हमें वेक्टर इसलिए चाहिए क्योंकि वी हैव टू ट्रांसफर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ ट्रांसफर करना है, होस्ट सेल्स में ट्रांसफर करना है। तो हमें होस्ट सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करना है। वी कैन नॉट ट्रांसफर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इनटू द होस्ट सेल्स, हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स। सो वी नीड वेक्टर, दैट इज vehicle, we need some vehicle to transfer the piece of DNA to host। तो ये हमें होस्ट को ट्रांसफर करना है होस्ट में, तो हमें क्या चाहिए, वेहिकल चाहिए। और इस वेहिकल को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्लाज्मिड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं। अब हमें पता है कि प्लाज्मिड का डीएनए में क्या होता है, प्लाज्मिड के डीएनए में ऐसी जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट देने के लिए बैक्टीरिया को। ऐसी जीन्स होती हैं प्लाज्मिड में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट देती हैं। हमें पता है कि बैक्टीरिया से हमारा प्लाज्मिड आइसोलेट हो रहा है। ये प्लाज्मिड का है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, किससे, प्लाज्मिड, बैक्टीरिया का। नाउ दिस प्लाज्मिड डीएनए, अब हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड डीएनए को सबसे पहले हमें आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमें प्लाज्मिड डीएनए को कट करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। सो दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, these are also known as molecular scissors। why they are known as molecular scissors, क्यों इनको molecular scissors कहते हैं, हम इनको इसलिए molecular scissors कहते हैं because they cut DNA at specific points, specific points।
ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या हुआ, इट इज यूज टू कट डीएनए सीक्वेंस एट स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कट करते हैं हमारे डीएनए को, इसलिए हम इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, बिकॉज डीएनए क्या है हमारा, मॉलिक्यूल है, और सीजर्स का काम क्या होता है, कट करना होता है, सो दिस इज द रीजन इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। नाउ द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा डीएनए है जो हमें इंसर्ट करना है, उसको भी हम कट करते हैं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, क्योंकि हम डीएनए तो कहीं से आइसोलेट करेंगे, वी हैव टू आइसोलेट डीएनए, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए उसको आइसोलेट करना है हमें, उस डिजायर्ड डीएनए को कट करके वहां से आइसोलेट करेंगे, तो उसके लिए भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं। और हमने प्लाज्मिड को भी अपना कट किया, क्यों कट किया, बिकॉज वी वांट टू इंसर्ट दिस डीएनए इनटू द प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। नाउ दिस डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इट इज hybridized with the plasmid with the help of DNA ligase to form recombinant DNA। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो डीएनए है जो हमें इंट्रोड्यूस करना है किसमें, होस्ट में, उसको क्या करते हैं भाई, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, प्लाज्मिड से हाइब्रिडाइज करेंगे। अब दोनों को कैसे करेंगे, हमने प्लाज्मिड को भी कट किया, डीएनए को कट करके यहाँ से निकाल लिया, हमें प्लाज्मिड को डीएनए के साथ जोड़ना है, सो वी यूज द एंजाइम दैट इज डीएनए लाइगेज। तो हम क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनए लाइगेज, इट इज जॉइनिंग द डीएनए विथ प्लाज्मिड, सो दिस इज द पर्पस। तो हमारा डीएनए लाइगेज यूज होता है दोनों को ज्वाइन करने के लिए, और क्या बनाते हैं फाइनली, ये क्या बना रहे हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहले तो हमारा डिजायर्ड डीएनए था जो हमें चाहिए, हमने डिजायर्ड डीएनए लिया, उसको प्लाज्मिड के साथ मिलाया, कैसे उनको दोनों को कैसे जोड़ा, डीएनए लाइगेज से जोड़ा। जब यह हमारा पूरा बन गया तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि हमने क्या किया भाई, इसमें डीएनए अपना पसंद का डीएनए डाला, बिकॉज वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ द डीएनए, वी वांट टू चेंज द फिनोटाइप, और फिनोटाइप चेंज करने के लिए क्या होगा, वी वांट टू चेंज द जीन, वी विल चेंज अ पर्टिकुलर जीन, हम जीन में ऑल्टरेशन करेंगे, जब हम जीन में ऑल्टरेशन करेंगे तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड। सो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे होस्ट में। तो हमें हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें होस्ट में ट्रांसफर करना है, सच एज ई कोलाई, where it replicates by using host replicating machinery। तो हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करना, हम इकोलाई में ट्रांसफर कर सकते हैं, और हमें पता है कि हमारी इकोलाई की भी अपनी डीएनए है जो रेप्लिकेट कर रहा है, तो इसका भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा, इससे कंबाइन हो जाएगा और क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि होस्ट की अपनी रेप्लिकेटिंग मशीनरी है, तो इससे कंबाइन करके हम यही तो चाहते हैं कि दोनों का डीएनए मिक्स हो जाए और उसके बाद रेप्लिकेट करे, और वो क्या हमारे प्रोजेनी में भी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें ट्रांसफर हो। सो दिस इज द थिंग। अब क्या करते हैं हम अपनी इकोलाई को, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ व्हेन इकोलाई इज कल्चर्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, only the cells which contain recombinant DNA will be able to survive due to antibiotic resistant gene, and one will be able to isolate the recombinant। अब हमने जब होस्ट में कर दिया ट्रांसफर अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट भी करना है कि हमें कौन सी सेल्स हमारी सर्वाइव करेगी। हमने इकोलाई को क्या करेंगे, हम कल्चर करेंगे, वी हैव टू कल्चर इकोलाई, ऐसे मीडियम पे हमने इकोलाई को कल्चर किया, और कैसे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मीडियम पे, तो सिर्फ वही सेल्स ग्रो करेंगे जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और वो वाली सेल्स नहीं ग्रो करेंगी जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। इससे हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है किसमें हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगी, जो कि जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मिड में क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है प्लाज्मिड में, तो हमारी वो वाली सेल्स आइसोलेट, वी कैन आइसोलेट द रिकॉम्बिनेंट्स, जो हमारी ऐसे रिकॉम्बिनेंट्स हैं जो सरवाइव कर जाएंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में, उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे प्लाज्मिड में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज देयर, एंड वी हैव दिस restriction sites।
So this is one thing. Second is restriction site, and third is marker gene. हम मार्कर जीन यूज करते हैं. क्यों यूज कर रहे हैं हम? एम्पीसिलिन जीन या टेट्रासाइक्लिन जीन. क्यों? व्हाई वी आर यूजिंग? बिकॉज वी वांट टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स. जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हमको सेलेक्ट करनी है फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स. तो ऐसी सेल्स जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया है, जिसमें सिलेक्शन हो गया है, जिसमें सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट, उनको हम सेलेक्ट करेंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स है उनको हमें नहीं चाहिए. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मार्कर जीन. तो ऐसी हमें पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है प्लाज्मिड में, तो वही वाली सेल्स सर्वाइव करेंगी जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और वो वाली सेल्स नहीं सर्वाइव करेंगी जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है. सो these are the steps how we can isolate how we can use this DNA. Now this is the diagrammatic रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ये आपको डायग्राम है, हम डायग्राम के उससे दिखा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे. हमें पता है ये फॉरेन डीएनए है हमारा भाई. दिस इज द फॉरेन डीएनए. ठीक है. दिस इज वेक्टर डीएनए. मैंने आपको बताया वी यूज वेक्टर. क्यों? व्हीकल. हमारा फॉरेन डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं वेक्टर में? वी यूज प्लाज्मिड, वी यूज बैक्टीरियोफाजेस. What are these plasmids? Plasmids क्या होते हैं? Extra chromosomal material of DNA, which has the property of self replicating. Bacteriophages क्या है भाई? Viruses that infect बैक्टीरिया. तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाजेस कहते हैं. दो तरह के हमारे वेक्टर्स यूज होते हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाजेस, एंड दीज हैव कॉपी नंबर. तो इनके कॉपी नंबर होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रेप्लिकेटिंग. नाउ हम अपना फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे और वेक्टर डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे. because we know that particular restriction enzyme it cuts at a specific site, एक particular specific site पे restriction enzyme cut करता है. तो हम दोनों को same restriction enzyme से cut करेंगे. इसलिए cut करेंगे क्योंकि हमें पता है एक particular restriction enzyme एक ही particular site पे cut करेगा. तो दोनों में अलग अलग ends हमें नहीं मिलेंगे, we will get same thing. So we are using the same restriction enzyme. अब हमने अपने DNA को cut कर लिया. You can see this is one portion, this is one portion, and this is the third portion. राइट. नाउ यू कैन सी प्लाज्मिड ऑल्सो. हमें प्लाज्मिड दिख रहा है. दिस इज द प्लाज्मिड. यहाँ से हमने कट किया, यहाँ स्पेस हो गई. ठीक है. अब हमें क्या करना है भाई? दोनों को इंटीग्रेट करना है, दोनों को ज्वाइन करना है. ज्वाइन के लिए क्या करेंगे? वी यूज लाइगेसेस. तो इसमें हम कौन से लाइगेस? डीएनए लाइगेसेस. वी यूज द एंजाइम डीएनए लाइगेस. डीएनए लाइगेस यूज करते हैं किस लिए? ज्वाइन करने के लिए हमारा फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड. तो डीएनए लाइगेस की मदद से हम फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे? प्लाज्मिड में जोड़ देंगे. अब हमने प्लाज्मिड में जोड़ दिया. इसके बाद क्या है? इसके बाद हमने देखना है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ. अब क्या है? ये होस्ट ऑर्गेनिज्म इकोलाई हमें हम देखेंगे. दिस इज होस्ट. हमने ट्रांसफर किया, हम प्लाज्मिड को मिलाया इसके कहा इकोलाई के डीएनए से. हम क्या करेंगे भाई? दोनों को इंटीग्रेट करना है. उसके बाद इट विल रेप्लिकेट. सो वी हैव टू सेलेक्ट वो वाली सेल्स देखेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो वाली सेल्स जिसमें नहीं हुआ. तो हम कैसे देखेंगे? एंटीबायोटिक यूज करके. एम्पीसिलिन वी कैन यूज. तो हम देखेंगे जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसमें नहीं है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा. बाद में क्या है? रेप्लिकेट करेंगे. दीज सेल्स विल डिवाइड. दोनों का इंटीग्रेट हो गया जीनोम. अब क्या करेंगे? डिवीजन शो करेंगे. तो इफ दे आर डिवाइडिंग तो दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन इज सक्सेसफुल. और जो हमारा होस्ट फॉरेन डीएनए वो इंट्रोड्यूस हो गया होस्ट डीएनए में. सो दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. मतलब हम जो अपने डीएनए में रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं. नाउ हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देयर आर सर्टेन टूल्स. कुछ हम टूल्स यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. फर्स्ट क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन. हमारे डीएनए को कट करते हैं एक स्पेसिफिक साइट पे. And these restriction enzymes, they are also known as molecular scissors.
इसके बाद क्या करते हैं, हम इनको क्लोनिंग वेक्टर्स में डालते हैं, वी ट्रांसफर दिस इन क्लोनिंग वेक्टर्स, क्योंकि हम वी कैन नॉट ट्रांसफर दिस डायरेक्टली इनटू द होस्ट, वी हैव टू यूज दिस वेक्टर्स। तो हम इनको क्या करेंगे, वेक्टर्स में डालेंगे। तो वेक्टर्स हमें पता है प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाजेस है, और होस्ट जिसमें हमें इंटीग्रेट कराना है। सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स व्हिच आर यूज्ड in the recombinant DNA technology. So first is restriction enzyme. I have already discussed कि restriction enzymes क्या है, वो enzymes हैं जो recognize करते हैं और cut करते हैं particular sequence of DNA. So they cut a particular sequence and therefore they are known as molecular seizures. They belong to class nucleases. कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियसेस को बिलोंग करते हैं। तो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं। एंडोन्यूक्लियसेस कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियसेस वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को कट करते हैं एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, जो डीएनए के अंदर कट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस। एंडो मींस इनसाइड। नाउ सेकंड कैटेगरी इज एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं, एक्सो मींस आउटसाइड। एक्सोन्यूक्लियसेस क्या हुआ, एक्सोन्यूक्लियसेस का फंक्शन क्या हुआ, भाई दे कट डीएनए एट एंड्स व्हिच इज आउटसाइड द डीएनए। तो बाहर कट करते हैं एट एंड्स, पूरे एंड्स पे कट करेंगे, इन विद इन डीएनए नहीं करते हैं। दे कट डीएनए एट द एंड्स, दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स एट द एंड ऑफ द डीएनए। तो क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं एंड पे। So these are two type of restriction enzyme. Now every restriction enzyme, it identifies a different sequences. Over 900 restriction enzymes have been isolated. अभी तक 900 restriction enzymes को isolate कर दिया है। मैंने बताया कि restriction enzyme की main property क्या है, एक different sequence को identify करते हैं। Now these recognition sequences क्या होते हैं, recognition sequences क्या होते हैं, palindromic sequence भी हो सकते हैं। palindromic sequence क्या है, you should know the meaning of palindrome और palindromic। तो palindromes क्या होते हैं, वो sequence of base pair होते हैं जिसको हम read कर सकते हैं, that read same both backward as well as forward. Now you can see this is the sequence. हम देख सकते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम। अब हम यहाँ से रीड करना इसको शुरू करेंगे तो क्या है, GAATTC। If we read from 5 prime to 3 prime, it is GAATTC, ठीक है। अगर हमने बैकवर्ड में किया इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम तो GAATTC। तो सेम, वी कैन रीड सेम इन बोथ द डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में हमें सेम रीड कर सके, बैकवर्ड में भी एंड फॉरवर्ड में भी, तो उसको क्या कहते हैं, पलंड्रोम, पलंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। हम यहाँ भी इसको सेम रीड कर सकते हैं GAATC, और इधर से करेंगे तो GAATTC। सो दिस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे हैं ये, दीज कट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑफ अपोजिट एंड्स। वो क्या करते हैं, थोड़ा से दूरी पे, लिटिल दे कट लिटिल अवे, बीच में सेंटर से पैलिंड्रोमिक साइट तक, ठीक है ना। तो ये दोनों, सो दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वी कैन सी। क्या कर रहे हैं, एक यहाँ से काट रहे हैं, यू कैन सी दिस इट इज कटिंग हेयर, और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भी, तो सेंटर से थोड़ा अवे कट करते हैं बिटवीन टू बेस पेयर ऑन अपोजिट स्ट्रैंड्स। Now what happens when they cut a little away from the center, what happens, ये क्या होता, हमें ओवरहैंग्स मिल जाते हैं। अब जब एक ने यहाँ से काटा था और एक ने यहाँ से काटा था तो हमें क्या मिले, ओवरहैंग्स मिल गए। इसको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। दोनों एंड्स पे हमें स्टिकी एंड्स मिल गए हैं, दोनों को एक साइड से नहीं काटा, अलग अलग उससे काटा है, तो हमें स्टिकी एंड्स मिल गए। दिस इज वन एंड दिस इज वन, वी कैन सी दिस इज वन एंड दिस इज वन। सो अगर एक सीक्वेंस है हमारा ATTCG, ATTCG, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इधर कट किया, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इधर कट किया, तो हमारे कौन से बन गए, स्टिकी एंड्स बन गए। क्योंकि सेंटर से थोड़ा अलग कट किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ इससे कट किया तो हमें एक तो ये मिल गया, और इधर से कट किया तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। एक हमें हैंगिंग सीक्वेंस ये मिला, एक हमें हैंगिंग सीक्वेंस ये मिला। So these are sticky ends. Now
हमें क्या करते हैं, ब्लंट एंड्स भी मिलते हैं. इफ फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सीक्वेंस, अगर यहाँ काटेंगे, सेम सीक्वेंस पे काटते हैं, तो हमें क्या मिलता है, दिस इज ब्लंट एंड. अगर दोनों पोजीशन सेम है ऊपर नीचे तो हमें ब्लंट एंड्स मिलते हैं, और अगर थोड़ा अलग है सेंटर से तो हमें क्या मिलते हैं, स्टिकी एंड्स मिलते हैं. So now these sticky ends they form hydrogen bonds with their complementary counterparts with the help of DNA ligase. And all these processes form the basis of recombinant DNA technology. तो ये सारा क्या बनाता है भाई, हमारे recombinant DNA technology का बेस बनाता है. Now this is the diagram which is showing the function of molecular seizures, that is restriction enzyme. हमें देखा है नाउ, ये इको R1 इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, ये हमारा वेक्टर का डीएनए है, ये हमारा फॉरेन डीएनए जो हमें इंसर्ट करना है, एंड द सीक्वेंस इज दिस GAATTC. अब हमारा क्या किया भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस जगह कट किया और इधर से क्या किया, इस जगह किया. इको R1 ने इधर किया और इधर किया, तो हमें क्या बने, स्टिकी एंड्स मिले. हमें कैसे मिलेंगे स्टिकी एंड्स, हमें ये मिल गया स्टिकी एंड्स एक, और एक क्या मिला, हमें ये मिल गया. हमें फॉरेन डीएनए का मिल गया, ये हमें क्या मिला, वेक्टर का मिल गया. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करेंगे. अब हम ज्वाइन कैसे करेंगे इसको, डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन करेंगे. तो हमें यही वाला सीक्वेंस चाहिए था, तो इधर एक स्टिकी एंड मिला हमें और इधर फॉरेन डीएनए का स्टिकी एंड मिला. तो हमें क्या करना है, अपना फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है वेक्टर में. तो एक स्टिकी एंड को दूसरे स्टिकी एंड से वी विल ज्वाइन, एंड वी विल ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज. एंड क्या मिलेगा हमें, रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा. सो दिस इज द रीजन कि व्हाई वी आर यूजिंग द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों यूज करते हैं वेक्टर को काटने के लिए और अपने फॉरेन डीएनए को काटने के लिए, बिकॉज हमें पता है कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा. तो क्या होगा, दोनों में जब स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे तो बहुत आसानी से वी कैन जॉइन बोथ द एंड्स. और अगर एक में स्टिकी एंड है और एक में ब्लंट एंड है तो हम वी कैन नॉट जॉइन बोथ द एंड्स. So this is the reason we are using the same restriction enzyme, because a particular restriction enzyme it cuts DNA at specific position. एक particular position पे कट करेगा. तो हम दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं कि दोनों स्टिकी एंड्स वी कैन ज्वाइन. या सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, या तो ब्लंट एंड बनाएंगे या स्टिकी एंड बनाएंगे. दोनों ब्लंट एंड बनाएंगे तो भी बहुत आसानी से ज्वाइन कर देंगे. सो दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द हाउ दीज मॉलिक्यूलर सीजर्स वर्क. नाउ हमने पढ़ लिया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काट रहा है, ब्लंट एंड बना रहा है, स्टिकी एंड्स बना रहा है, एंड दोनों को ज्वाइन करके वी आर यूजिंग दिस डीएनए लाइगेज. अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को नेम कैसे करते हैं, दिस आल्सो वी शुड नो. फर्स्ट लेटर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या डिनोट करता है, जीनस डिनोट करता है ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच द एंजाइम इज डिराइव्ड. सो फर्स्ट लेटर क्या डिनोट करेगा, जीनस डिनोट करेगा ऑर्गेनिज्म का जिससे हमने एंजाइम को डिराइव करा है. जैसे इको R1 है तो फर्स्ट लेटर क्या डिनोट करेगा, इको क्या डिनोट करेगा, इकोलाई डिनोट करेगा कि हमने इकोलाई से आइसोलेट किया है. सेकेंड एंड थर्ड लेटर डिनोट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेकेंड एंड थर्ड लेटर क्या डिनोट करेगा, वो स्पीशीज डिनोट करेगा जिससे हमने ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया है. तो ये हम आर है, आर क्या डिनोट कर रहा है भाई, आर स्ट्रेन से लिया है, हमने आर स्ट्रेन से लिया तो आर हो गया है. नाउ फोर्थ लेटर इज द नेम ऑफ स्ट्रेन. तो फोर्थ लेटर क्या डिनोट करेगा कि वो कौन सा स्ट्रेन है, ठीक है ना. एंड रोमन नंबर, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, रोमन नंबर है कौन से ऑर्डर है, लाइक इट इज फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड. सो दिस इज द हाउ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेम. दिस डायग्राम, इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम करते हैं. इको R1 में हमने कैसे किया, ई डिनोट किया क्या, जीनस. सीओ क्या डिनोट करेगा, स्पीशीज डिनोट करेगा. आर क्या डिनोट करेगा, स्ट्रेन डिनोट करेगा जिससे हमने आइसोलेट किया है. और आई और वन क्या डिनोट कर रहा है, रोमन नंबर है, क्या डिनोट कर रहा है, ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. हमें पता है हमने इको R1 कहां से भाई, बैक्टीरिया से किया है, इकोलाई से किया है. तो ई डिनोट कर रहा है जीनस, दिस ई इज डिनोटिंग द जीनस.
CO स्पीशीज कौन सी है, R क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेन डिनोट कर रहा है, और 1 डिनोट कर रहा है उसका ऑर्डर जिससे वो स्ट्रेन को हमने आइसोलेट किया है. सो दिस इज द वे हाउ दिस इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज नेम्ड. नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एक हमारे बायोटेक में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक. इस टेक्निक में करते क्या है, हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने कट किया. डीएनए को किससे कट किया, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया. अब हमारा जो बहुत लंबा डीएनए फ्रेगमेंट था वो क्या छोटे छोटे पीसेस में हो गया. ठीक है ना. हम कैसे करेंगे, अब हम ये फ्रेगमेंट्स को वी वांट टू separate these fragments. How we can separate these fragments, we have to separate these fragments using the gel electrophoresis. तो gel electrophoresis use करके हम अपने fragments को separate कर सकते हैं. So gel electrophoresis basic, इसका basic क्या होता है, what is the basic principle. It is the DNA fragments are separated according to their size. ठीक है ना. साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं. हम क्या करते हैं इसमें, वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो टू इलेक्ट्रोफोरेसिस मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स यूज करते हैं, जो जेल बनाते हैं, किसका बनाते हैं, एग्रोस जेल बनाते हैं. तो हम जेल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और हमारे जो पूरे डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट से. एंड वी नो दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. हमें पता है हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है भाई. तो जब नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ मूव करेगा, जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे एनोड एंड कैथोड, देन इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड. तो कहाँ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा. Now what will happen, these fragments will be separated according to their size by the sieving properties of the agarose gel. तो sieving हमारे पता है कि पोर साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है. हमारे agarose gel में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. तो बेस्ड ऑन द पोर साइज हमारे जो डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा साइज के बेसिस पे. कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे. सो व्हाट विल हैपन कि जो हमारे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, जो हमें पता है कि अगर कोई पतला इंसान होता है और मोटा होता है, लाइक ए इज थिन एंड बी इज फैट, जब रेस होती है तो कौन सा जीतेगा, ए जीतेगा. तो हमारे जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, जब इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है, जब करंट पास करेंगे तो हमारे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले पहुंच जाते हैं. तो हमारे जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे, उसके बाद बीच वाले पहुंचेंगे, उसके बाद बड़े फ्रेगमेंट्स पहुंचेंगे. तो इससे क्या हुआ कि वो पूरा दिस, इफ दिस इज जेल देन दिस इज द स्मॉल फ्रेगमेंट, दिस इज मिडिल फ्रेगमेंट, दिस इज लार्जर फ्रेगमेंट. तो हमें सारे सेपरेट हो जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट. So this is the technique how these fragments are separated according to molecular weights. Now in this we use staining dyes also. कुछ dyes use करते हैं क्योंकि हमें पता है हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जेल, we know that gel is transparent. जेल कैसा होता है, वह ट्रांसपेरेंट होता है. तो वी कैन नॉट सी द डीएनए, हम ट्रांसपेरेंट में डीएनए नहीं देख पाएंगे. सो वी डू यूज सर्टेन डाइज लाइक इथीडियम ब्रोमाइड एंड विच इज फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन. सो वी वर डिस्कसिंग, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या किया भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया. व्हाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिकॉज वी वांट टू सेपरेट डीएनए. हमारे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू साइज. सो वी वांट टू सेपरेट दिस डीएनए अकॉर्डिंग टू साइज. अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे. हमें पता है कि हमारे जो डीएनए है दैट इज नेगेटिवली चार्ज. सो व्हाट विल हैपन, इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरह मूव करेगा. और हमें पता है कि हमारे जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करेंगे एनोड की तरफ, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे. तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स है वो आपको बैंड में आगे दिखेंगे, फिर मिडिल फ्रेगमेंट्स दिखेंगे, फिर लार्जर फ्रेगमेंट्स दिखेंगे. एंड दिस जेल इज ट्रांसपेरेंट, तो वी कैन नॉट सी द डीएनए लाइक दिस. सो वी विल यूज सम डाइज, हम एथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं. एंड उसके बाद क्या करते हैं, हम यूवी एक्सपोजर रेडिएशंस यूज करते हैं जिससे वी कैन सी दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स. तो इस तरह से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, देख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट. अब हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने विजुलाइज कर लिए कैसे, यूवी रेज से. नाउ
these डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये कौन से कलर के फ्रेगमेंट्स दिखेंगे? ऑरेंज कलर्ड बैंड्स दिखेंगे। हमें डीएनए हरदम कैसा दिखता है? ऑरेंज कलर बैंड्स दिखता है। और हमें पता है हमारा मैट्रिक्स कैसा है? एग्रोस से बना हुआ है। तो व्हाइट कलर के मैट्रिक्स में वी कैन सी दीज ऑरेंज कलर बैंड्स। नाउ वी कैन ऑल्सो आइसोलेट दीज ऑरेंज कलर बैंड्स। हम ये ऑरेंज कलर बैंड्स को क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं एग्रोस जेल से, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उनका एग्रोस जेल पीस से। कौन से प्रोसेस से करते हैं? इल्यूशन से। सो व्हाट इज दिस इल्यूशन? It is basically isolation of the DNA bands. So isolation of DNA bands from the gel, it is known as elution. तो हमने क्या कर दिया? अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट कर लिया जेल में से। नाउ दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर प्यूरिफाइड एंड दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्यूरिफाई कर लिया हमने। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है, बैंड है, तो हम उसी बैंड को क्या करेंगे भाई? प्लाज्मिड में डाल देंगे और उसके बाद उसको होस्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए वी कैन यूज दिस बैंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी दिस डायग्राम इज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या दिखा रहा है? हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखा रहा है। क्या है? दिस इज द प्लास्टिक का you can see tray like दिस इज लाइक ट्रे, ठीक है ना? ट्रे लाइक जैसा आपको मिलेगा। उसमें क्या करेंगे? हम अपना जेल बनाएंगे एंड वी मेक जेल। किससे बनाते हैं? एग्रोस से बनाते हैं। मैंने आपको बताया किसके? पोर साइज के बेसिस पे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन होगा। नाउ दीज आर द वेल्स, ये छोटी छोटी वेल्स होती है। कैसे बनाते हैं? हम ब्लेड से वी कट दीज स्पेसेस ऑफ द जेल। तो इस जगह हम क्या करते हैं? ब्लेड से जेल को कट कर लेते हैं। तो क्या ये खाली होल्स बन जाते हैं? व्हाई वी आर मेकिंग दीज वेल्स? दीज आर नोन एज वेल्स। व्हाई वी आर मेकिंग दीज वेल्स? बिकॉज वी वांट टू पोर द डीएनए इनटू दीज वेल्स। हम क्या करेंगे? अपने डीएनए को, डीएनए सैंपल को इन वेल्स में डालेंगे और जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डीएनए विल मूव टुवर्ड्स एनोड। वी नो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। तो जब एनोड की, दिस इज एनोड, राइट? सो इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। हमारा डीएनए रन होगा और एनोड की तरफ मूव करेगा। और हमें पता है कि छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे आगे निकल जाएंगे और जो लार्जेस्ट बैंड है वो हमें सबसे पीछे मिलेगा। सो दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग अ टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द माइग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो लेन 1 में हम देख सकते हैं अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, बड़ा है तो वो कहीं माइग्रेट नहीं किया। लेन 2 में यू कैन सी देयर इज माइग्रेशन। 3 में और बैंड्स माइग्रेट हुए एंड 4th में तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन है। सबसे छोटा जो था वो बिल्कुल एनोड की साइड है और जो बड़ा है कहाँ है? कैथोड की साइड है। सो दिस इज द टेक्निक, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स। किसके बेसिस पे? साइज के बेसिस पे। और साइज क्या होता है डीएनए का? अब इफ वी टॉक ऑफ साइज, तो साइज डीएनए का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो हम मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अगर हमें डीएनए को सेपरेट करना है, एक डीएनए सैंपल है, डीएनए सैंपल किस में मिलेगा? हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो डीएनए सैंपल है, उसमें बहुत सारे डीएनए बैंड्स होंगे। तो एक डीएनए सैंपल को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में सेपरेट करना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे। हमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बैंड्स मिल गए। ये जो बैंड है इसका एक मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये जो बैंड है इसका अलग मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? जो लार्जेस्ट बैंड है, जो मूव ही नहीं कर पाया, जो कैथोड की तरफ है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? इस बैंड का होगा। और सबसे कम किसका होगा? इस बैंड का होगा। तो इससे क्या है? हम एक अपने डीएनए सैंपल को, वी कैन सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन? अब हमने जब डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ सेपरेट हो गए अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम यूज कर सकते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। हमें पता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट का हमें डीएनए चाहिए, तो वी विल आइसोलेट। इसमें से क्या करेंगे? हम इल्यूजन करेंगे, इन बैंड्स को निकाल लेंगे एंड वी कैन प्यूरिफाई। तो हमारा प्रोडक्ट प्यूरिफाई हो गया। फर्दर वी कैन यूज it to make the recombinant DNA. So this is the diagram which is showing the entire process of gel electrophoresis, and this is main technique of biotechnology.
So this is the most important technique of biotechnology, and it is used to separate the DNA fragments. So you should know the application and principle of this technique, right? So the basic principle is it is separating the DNA fragments on the basis of molecular weight. सारे हमारे DNA fragments किस पे separate हो रहे हैं? Molecular weight के basis पे. और क्या हम use कर रहे हैं? Current use कर रहे हैं, right? Now next thing is cloning vectors. मैंने आपको बताया है cloning vectors बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि So we know what are cloning vectors. हमें पता है कि हमारे जो plasmids and bacteriophages हैं, these are used as cloning vectors. Now, what is the function of cloning vectors? Why these cloning vectors are used? क्यों हम use करते हैं इसको recombinant DNA technology में या biotechnology में? What is the function we should know? हमारे cloning vectors क्या हैं? They act as vehicles. क्या करते हैं? Vehicles की तरह काम करते हैं. क्या करेंगे? हमारा भाई recombinant DNA है, उसको क्या करेंगे? होस्ट सेल में हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे का होस्ट सेल्स में, so that it can be integrated into the host genome and it can replicate. Because we cannot transfer this recombinant DNA directly into the host cells. हम directly recombinant DNA host cells में नहीं transfer कर सकते. This is the reason we use certain vehicles जो क्या करेंगे? हमारे इसको transfer करेंगे host cells में. Now basically two types of vectors are used. First is plasmids और second is bacteriophages. हमें पता होना चाहिए दोनों क्या है. Plasmids क्या है? We know it is extra chromosomal DNA material. It is extra chromosomal DNA material of bacteria. And why it is used? We should also know why this plasmid is used, because it has a property of self-replicating. ये क्या करता है? इसमें इसके जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप ही रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है, रेप्लिकेट करता रहता है. तो जब ये रेप्लिकेट करता है, जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कंबाइन हो जाता है तो वो भी रेप्लिकेट करता है. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. सो दिस प्लाज्मिड, it is isolated from the bacteria. So this plasmid is used as cloning vectors. Now second thing is bacteriophages. Bacteriophages क्या होते हैं? These are viruses that infect bacteria. ठीक है, तो बैक्टीरियोफाजेस क्या? ऐसे वायरसेस हैं जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. तो बैक्टीरियोफाजेस, these can infect bacteria, these also can replicate, they have the property of replication. हमारा जो recombinant DNA है क्या होता है? उसके साथ मिलके they show replication. Now one thing is copy number. Copy number is number of times it is replicating. ठीक है ना? तो नंबर ऑफ कितनी बार रेप्लिकेशन हो रहा है, कितनी बार रेप्लिकेट हो रहा है डीएनए, उसको हम कहते हैं कॉपी नंबर. तो हर एक प्लाज्मिड का अलग अलग कॉपी नंबर होता है. हमारा बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है? हाई कॉपी नंबर होता है इनका. और हमारे प्लाज्मिड्स क्या क्या होता है? लो कॉपी नंबर. So these are some of the characteristics. Now both these vectors, they have the ability to replicate within the bacterial cell independent of the extra chromosomal DNA. तो हमारा ये क्या है? दोनों में प्रॉपर्टी है. क्या करते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल में और इंडिपेंडेंट होते हैं अपने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से. Now bacteriophages, I have already told, they have high copy number within the bacterial cell. और प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? 1 to 2 कॉपी नंबर और मे बी 15 to 100 कॉपी नंबर %. That is, they have low copy number as compared to bacteriophages. Now what happens if, now when the foreign DNA it is linked to these vectors, it is multiplied to the number which is equal to the copy number. तो जब हमारा फॉरेन डीएनए क्या हम लिंक कर देते हैं इस वेक्टर से, तो ये मल्टीप्लाई करता है. कितनी बार मल्टीप्लाई करता है? इतनी बार मल्टीप्लाई करता है जितना उसका कॉपी नंबर है हमारे वेक्टर का. And this is the one thing, it needs to be multiplied because it is integrated in the vector.
This is the diagram you can see. Now this is bacterial. हमारा क्या है भाई? Bacterial DNA. This is bacterial DNA. This is plasmids, where we have to transfer this DNA. Now this is bacteriophages. I have already told you these are viruses. That infect bacteria. क्या होता है इनमें बैक्टीरियोफाजेस में? टॉप मोस्ट पोर्शन इज द कैप्सिड प्रोटीन. जो ऊपर का इनका हेड होता है किससे बना होता है? कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है. इट मे बी एंड द जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड दिस. तो हमारा जो ऊपर है कैप्सिड प्रोटीन से बना, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो देयर. इट मे बी डीएनए, इट मे बी आरएनए. ओके, सो दीज आर द, this is the diagram which is showing the bacteriophages. Now we should also know what are the components of cloning vector. This is the diagram of the cloning vector. Now we can see that cloning vector has various components. First is important component is ORI. What is this? What is the function of ORI? ORI is a piece of DNA where the replication starts. तो ये वो पीस है डीएनए का जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है. एंड आरओपी वी नो इट इज इट कंटेन्स प्रोटीन सीक्वेंस है जो हेल्प करता है रेप्लिकेशन में, which helps to start replication. Now this is PBR 332. We can see that there are certain enzymes like ST1, PUV1, EcoR1, HIN3, BAMH1, SAL1, and CLA1. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 7 enzymes are there. We know that a particular restriction enzyme, it cuts at specific site. तो हमारा एक पर्टिकुलर एंजाइम क्या करता है? एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है. अगर हमें और जगह कट करना है तो हम क्या करेंगे? दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे. सो दिस इज द रीजन वी आर यूजिंग 7 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बिकॉज वी वांट टू कट डीएनए एट 7 स्पेसिफिक साइट्स. ठीक है ना, 7 जगह हमें कट करना है, तो वी आर यूजिंग द 7 types of restriction enzyme. And we know a restriction enzyme, it has a specific function, right? Every site it has a specific, either it will form blunt end या फिर क्या करेगा? ये sticky ends बनाएगा. Now apart from this there is ampicillin R and tetracycline R. ये क्या है? हमारे marker genes है. These are marker genes. So what is the function of marker gene? Marker gene क्या करेंगे भाई? हमारे जो ट्रांसफॉर्म्स हैं वो आइसोलेट करेंगे फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्स. तो हमें बताएंगे कि कौन से सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, कौन से सेल्स में हमारा डीएनए प्लाज्मिड में हो गया है, क्लोन हो गया है, कौन से सेल्स में नहीं हुआ है. सो these are the marker gene which will tell us which cells are transformants and which cells are non-transformants. And this is, we know, restriction enzyme. These are 7 type of restriction enzyme. So these are some of the essential components of vector. So we should know each and every component and function of each and every component. हमें पता है ये वेक्टर हमारे कहां से आया? इकोलाई से, PBR 332. नाउ दिस शोज 7 रिस्ट्रिक्शन साइट्स. ORI भी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज देयर, ampicillin and tetramycin. ROP, it codes for proteins which are involved in replication. Now origin of replication we have already discussed. ये वो कौन सी ये DNA sequence है जहां से replication start करता है. So any fragment of DNA which link to origin can be made to replicate. हम जब कोई भी fragment origin से ORI से जोड़ते हैं तो क्या होता है? वो replicate करने लगता है. This is the reason कि हम जब अपना foreign DNA plasmid में डालते हैं तो it has the property to replicate because it attaches to the ORI.
Now with the help of this, the genetic engineer may control the copy number of the recombinant. इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियर कॉपी नंबर कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी बार हमें उसको रेप्लिकेट कराना है नहीं कराना. So to recover a high number, suitable origin of replication must be chosen. तो हमें क्या है, जब अगर हमें हाई कॉपी नंबर चाहिए तो हमें क्या चीज ऐसी करनी पड़ेगी, हमारा जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको इसी तरह से हमें चूज करना पड़ेगा कि वो हाई कॉपी नंबर दे. दैट मीन्स हाई कॉपी नंबर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो हमें ऐसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखना पड़ेगा जो कि बहुत हाई कॉपी नंबर हमें दे. नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टेबल मार्कर. हमें पता है सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज करते हैं, क्यों? दीज आर जीन्स टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंस एंड नॉन रिकॉम्बिनेंस. तो ये क्या करती हैं, ऐसी जीन्स हैं जो सिलेक्ट करती हैं कौन किस में रिकॉम्बिनेशन हो गया है और किस में नहीं हुआ है, कौन सी रिकॉम्बिनेंस है और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंस है. नाउ दीज एंटीबायोटिक जीन्स आर लाइक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रामाइसिलिन रेजिस्टेंट, कैनामाइसिन इज आल्सो देयर. So these are some of the selectable marker genes which are used. तो selectable marker genes का क्या फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हुआ कि भाई वो बताती है हमें कौन सी सेल्स में रिकॉम्बिनेट हो गया है, कौन सी सेल्स में सक्सेसफुल है हमारा जो डीएनए वो रेप्लिकेट कर रहा है, कौन सी सेल्स में नहीं कर रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर सेलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं होगी तो हम सारी सेल्स को वी विल प्रोसीड फर्दर जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं भी हुआ है, तो दैट इज ऑफ नो यूज. नेक्स्ट इज क्लोनिंग साइट्स. वी नो क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, ऐसी साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स हैं जहां हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट करता है. सो दीज आर EcoR1, HIN3, ये हमने देखी थी कि देयर आर 7 क्लोनिंग साइट्स, ठीक है ना, which are present in the vector. तो जहां restriction enzymes कट करेगा जितने उतने ही क्लोनिंग साइट्स होंगी. Now these are the sites where restriction enzymes cuts DNA. Now cloning process we know, cloning में क्या होता है, कॉपी मिलती है, we get the same copy. Now this cloning process it becomes complicated when one or more restriction sites are present. हमें ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, क्लोनिंग करनी है. तो 7 जगह काट करेगा, if it will cut the DNA, then we have to ligate it also, right? So we have to ligate and we will ligate with the help of DNA ligase. तो 7 जगह हमें कट करेगा तो हमें 7 जगह पहले we have to join this, right? So this ligation is carried out at restriction sites present on the antibiotic resistant gene. तो हमें ligation कहाँ, उस restriction sites पे जहाँ antibiotic gene present है. So this becomes complicated sometimes when more than one restriction enzyme is used. Now how these antibiotic resistant genes they help in selecting recombinants. हमारे antibiotic resistant gene है जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रामाइसिलिन, कैसे वो हेल्प करती है हमें रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने में. दिस इज वन ऑफ द मेथड. लाइक टेट्रा आर, इट इज अ जीन which has BAM-H1 recognition sites. Now when this BAM-H1 it is used for this restriction, foreign DNA is inserted within this gene and hence tetracycline resistant is not present in the recombinant. तो हमारा क्या है कि हमें पता है कि हमारा जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो वही हमारे ये वी हैव टू जॉइन दिस, राइट? सो दिस इज द एक एंजाइम की साइट जो BAM-H1 है. अब ये जो BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट कर रहा है, हमारा फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करेगा, हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, अपना टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर. Now this will provide tetracycline resistance. लेकिन क्या होता है कई बार कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है ही नहीं हमारे रिकॉम्बिनेशन में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रिकॉम्बिनेशन में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट आया नहीं आया. Now the recombinants will grow on the medium containing ampicillin but will die on the medium containing tetracycline. So this is the important method. अगर हमें रिकॉम्बिनेंट पता करना है कि हमारे रिकॉम्बिनेंट्स सक्सेसफुल हो गए हैं, कैसे रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को we will differentiate. अगर हम क्या करेंगे, इसको एम्पिसिलिन मीडिया पे ग्रो करेंगे. अगर एम्पिसिलिन मीडिया पे ग्रो हो गए तो उसका मतलब वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स है. और अगर ग्रो नहीं हुए तो फिर क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है. नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. So this is the way how we can differentiate. Now on the other hand, non-recombinants will grow on the media containing ampicillin
एज वेल एज, तो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं, वो तो दोनों मीडिया पे ग्रो करते हैं जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रामाइसिलिन, बट जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो क्या करेंगे भाई, हमारे एम्पिसिलिन पे ही ग्रो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन पे वो ग्रो नहीं करेंगे, डाई कर जाएंगे. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड हाउ वी कैन दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स. तो कैसे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्ट करती है ट्रांसफॉर्मेंट्स. दिस इज द वे, this is a clear way how we can select recombinants. So this was one of the way. Now next thing is alternate selectable marker. Other than this antibiotic resistant gene, alternate markers are also used. कुछ alternate markers को भी हम use करते हैं, जैसे कि beta galactosidase is one of the alternate marker. अगर हम selectable marker gene नहीं use करें तो we can use this beta galactosidase. कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि फॉरेन जीन क्या होती है हमारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर, इट इज इंसर्टेड. नाउ वी नो दैट इट विल कोड अ पर्टिकुलर एंजाइम, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड इट विल गेट्स एक्टिवेटेड. सो व्हाट हैपेंस व्हेन दिस फॉरेन जीन, हमने क्या किया, फॉरेन जीन को इंसर्ट किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के अंदर, तो एंजाइम वो था, एंजाइम जो था हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या हुआ, इनएक्टिवेटेड हो गया. तो हमारा जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिव हो गया, तो हमारी ये तो जब इनएक्टिव हो गया, दैट मींस इट वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. सो दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इसको क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. Insertional inactivation, the word is telling कि when we are inserting a particular gene, the gene gets inactivated because the enzyme is inactivated. So this is insertional inactivation. Then what happened, this bacteria will grow on क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. दिस इज अनदर मेथड. एक मेथड तो हमने पढ़ा था कि जब हम रिकॉम्बिनेंस को कैसे एम्पिसिलिन जीन, एम्पिसिलिन मीडिया में डालेंगे तो इट विल ग्रो. सो वी कैन से दैट पर्टिकुलर cells are recombinant. Now next method is chromogenic substrate. हम chromogenic substrate को use करके भी हम देख सकते हैं कि कौन से recombinant and कौन से non recombinant है. How we can use? We can use this chromogenic substrate. हमारे जो non recombinants हैं वो क्या करेंगे, blue color produce, blue color की colonies देंगे, और हमारे जो recombinant हैं वो क्या करेंगे, colorless colonies देंगे. So this is also another way to differentiate or to identify the recombinants from non-recombinants. कि हमारे जो non-recombinants है क्या करेंगे भाई, ब्लू कलर की कॉलोनीज देंगे, और हमारे जो recombinants है जो हो गए हैं कलरलेस कॉलोनीज देंगे. तो इस तरह से दिस इज बेस्ड ऑन द कलर. क्रोमोजेनिक, हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल रहे हैं अपने मीडिया में, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, वो जब बाइंड कर रहा है इससे तो कलर दे रहा है. सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड मेथड. सो व्हाट हैपेंस कि व्हेन एनी जीन इज इंसर्टेड, हमारा जो क्या होता है, कई बार जब हम जीन डालते हैं प्लाज्मिड में तो क्या होता है, वो जीन हमारी इनएक्टिवेट हो जाती है, हमारा एंजाइम जो सिक्रीट कर रहा है वो इनएक्टिवेट हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. अब आगे ये कोई काम का नहीं है, वी कैन नॉट, रिकॉम्बिनेंस कैसे प्रोड्यूस करेगा जब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया. Now next thing is the cloning vectors. I have already told you that cloning vectors are different for plants and animals. Plants के लिए अलग cloning vectors use होते हैं, animals के लिए अलग cloning vectors use होते हैं. Like TI plasmid, it is tumor inducing plasmid. क्या है ये, प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. TI प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. और ये क्या है, प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का. हमें पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या है, इट इज अ प्लांट पैथोजन. तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्लांट पैथोजन है, और क्या प्रोड्यूस करता है, ट्यूमर्स प्रोड्यूस करता है इन प्लांट. जिस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसमें क्या प्रोड्यूस करता है, ट्यूमर प्रोड्यूस करता है, मतलब कैंसर प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज प्लांट पैथोजन, से प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और जिस भी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसमें कैंसर प्रोड्यूस करेगा. सो हम प्लांट के लिए कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं, TI प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. इसकी शॉर्ट फॉर्म है TI प्लाज्मिड, और इसको क्या कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. एंड this is obtained from agrobacterium tumefaciens. This is very important. Many times the question is asked from this. What is the type, what is the TI, what is the plasmid which is used for plants? From where the TI plasmid is isolated? You should know it is agrobacterium tumefaciens. Now this TI plasmid, हमें पता है कि it can be modified into cloning vector. कैसे, by removing the genes responsible for pathogenicity. कैसे, हम अगर इसको
ऐसे ही प्लाज्मिड को यूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड को, तो क्या है, हमें पता है कि जिस भी प्लांट में इन्फेक्ट करता है क्या करता है, कैंसर प्रोड्यूस करता है। इफ वी विल यूज लाइक दिस, तो जिस भी प्लांट में हम ट्रांसफर करेंगे तो उसमें भी कैंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। बट वी डोंट वांट, वी विल रिमूव फर्स्ट द जीन्स विच आर कॉजिंग द पैथोजेनिसिटी, जो पैथोजेनिसिटी कॉज कर रहे हैं उनको रिमूव करेंगे, और तब हम उसको प्लांट्स में वी कैन यूज इट एज अ वेक्टर। नाउ नेक्स्ट वेक्टर इज रेट्रोवायरस। These are viruses that infect animals. They produce cancer in animals. These retroviruses can be disarmed to be used as cloning vectors. तो हमारे retroviruses क्या है? These are viruses जो हमारे animals को infect करते हैं, and they also produce cancer in animals. तो अगर हमें रेट्रोवायरस यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे भाई, हम इसको जो हमारी जीन्स है जो कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको डिसआर्म कर देंगे, so that it can be used as cloning vectors. So basically this TI plasmid is for plant and retrovirus is for animals. And what we are doing, we are removing the pathogenicity, we are removing the genes which are causing the disease, and then we are using it as vector. Now next thing is competent host. Competent host क्या होता है, we should know. Competent host refers to bacterial cells that have the ability to take up the vector containing recombinant DNA. भाई ठीक है, okay, we have prepared this recombinant DNA, और हमने क्या किया है, प्लाज्मिड में डाल दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, होस्ट सेल्स में we have to transfer it in the host cells। लेकिन हमारी होस्ट सेल्स भी ऐसे कंपैटिबल होनी चाहिए कि हमारा क्या करे, इस प्लाज्मिड को ले सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए हमारे होस्ट सेल्स में। तो होस्ट सेल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि प्लाज्मिड को ले ना पाए या प्लाज्मिड को सक्सेसफुली वेक्टर को अपने अंदर ना ले पाए। सो दिस इज द कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब ऐसी बैक्टीरियल सेल्स जिनमें ये एबिलिटी है कि हमारे अपने वेक्टर को, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस वेक्टर को ले सके, टू टेक अप दैट वेक्टर। सो दिस इज कॉम्पिटेंट होस्ट। So now there are certain methods to introduce recombinant DNA into competent host. हमें पता है अब प्लाज्मिड हमें अंदर, वेक्टर हमें डालना है होस्ट सेल्स में, तो कुछ मेथड्स हैं जिससे सक्सेसफुल we can transfer this vector into the host body, because this is very important कि successful होना चाहिए, हमारी host compatible होनी चाहिए, तभी तो लेगी हमारा vector DNA, और नहीं लेगी तो फिर कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का कि we have transferred this recombinant DNA into the bacteria plasmid and then we are transferring it. Now there are certain methods of introduction of recombinant DNA into the host. कुछ methods हैं जिससे हम अपना recombinant DNA को क्या कर सकते हैं, host में ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज हीट शॉक मेथड। क्या होता है इस मेथड में, हीट शॉक मेथड क्या करते हैं हम, इसको हम अपने डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, प्लाज्मिड को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं डाइवेलेंट कैटायन से, एग्जांपल कैल्शियम, एंड नेक्स्ट वी इंक्यूबेट दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। पहले तो कैटायन से ट्रीट करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, उनको आइस से इंक्यूबेट करते हैं, कुछ टाइम रखते हैं आइस के साथ, उसके बाद क्या करते हैं, उनको हीट शॉक देते हैं, हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा आइस पे रखेंगे। तो दिस इज नोन एज हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट क्यों कह रहे हैं कि पहले हमने कैटायन से ट्रीट किया, उसके बाद आइस पे रखा, फिर हमने इनको हीट किया, फिर हमने हीट 42 डिग्री पे और फिर आइस पे रखा, तो ये शॉक कोल्ड है, हॉट शॉक दे रहे हैं। दिस इज नोन एज हीट शॉक ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द एग्जाम्पल इज फॉर बैक्टीरिया। हम अब क्या करते हैं, बैक्टीरिया के लिए मोस्टली वी यूज दिस हीट शॉक मेथड। तो मोस्टली बैक्टीरिया के लिए वी यूज दिस हीट शॉक मेथड। सो दिस इज वन। नाउ नेक्स्ट मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन बता रहा है कि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, वी नो। नाउ व्हाट इज दिस मेथड, राइबोसोमल डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस। क्या करते हैं इसमें, हम अपना ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में, हमारे होस्ट में, जिसमें हमें इंजेक्ट करना है, होस्ट कंपीटेंट सेल्स में। तो हमने डायरेक्टली हमने क्या किया, उसका इंजेक्ट कर दिया अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल्स में हम क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज करते हैं। थर्ड इज बायोलिस्टिक मेथड। दिस इज ऑल्सो नोन एज जीन गन मेथड। दिस इज इंपॉर्टेंट। Okay, so this is important method
Biolistic, you should know another name of biolistic method, that is gene method. Many questions came from this method. Now इस मेथड में क्या होता है, हम अपनी सेल्स को क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी जो हमारी सेल्स होती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उनको क्या करते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करते हैं और माइक्रो पार्टिकल से कोडेड होती है लाइक गोल्ड एंड टंगस्टन। तो कैसे करते हैं, प्लांट सेल्स में वी यूज दिस मेथड। तो हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर डाल लेते हैं और ऐसे पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी से जहां हमें भेजना होता है हम बम्बार्ड करते हैं। Now next is use of disarmed pathogen. This is another method के use of disarmed pathogen. इसमें क्या करते हैं हम, disarmed vector is used as in case of tumescence and retrovirus. So this is another method कि हम ऐसा vector use करें जो already disarmed है. Disarmed I have already discussed you, that is like T vector में हमने देखा था, like agrobacterium में we have seen कि agrobacterium में we are removing the cancerous gene और ट्यूमर जीन। तो हमने क्या किया था, रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेपेशंस में क्या किया था, वी विल हैव, इफ वी वांट टू यूज दीस एज अ वेक्टर वी हैव टू रिमूव द कैंसरस जीन। So this is disarm vector. So these are some of the methods of introduction of recombinant DNA into the host, that is heat shock, microinjection, biolistic, and use on disarm pathogen. Now this is the diagram showing the method of, you can see that this is holding pipette. ये क्या है भाई, this is nucleus, this is cytoplasm. अब what we are doing, we are micro injecting needle with foreign DNA. हम कौन सा मेथड करें, माइक्रो इंजेक्शन यूज कर रहे हैं। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि माइक्रो इंजेक्शन, वी आर इंजेक्टिंग दिस नीडल विद फॉरेन डीएनए। तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा इसके अंदर है और वी आर इंजेक्टिंग डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। दिस इज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इसमें क्या कर रहे हैं, दिस इज प्रोजेक्टाइल गन मेथड। हम देख रहे हैं वी आर, दिस इज डीएनए विच आर कोडेड विद टंगस्टन। तो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिनको हमने क्या किया, टंगस्टन से कोड कर दिया और हाई वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं जहां हमें ट्रांसफर करना है। सो दिस इज वन मेथड, दिस इज इंजेक्शन मेथड। एंड हमारी क्या, दिस इज वायरस वी नो, एंड दिस इज ट्रांसजीन। तो हमें फाइनली क्या हुआ भाई, हमारी ट्रांसजीन बन गई कि जहां हमें बम्बार्ड करना है। वी हैव ऑलरेडी इट इज सक्सेसफुल, दैट it is successful transfer of this recombinant DNA. तो इन मेथड से, these are some of the methods by which we can transfer this recombinant DNA into the host cells. So this is the gist. The process of recombinant DNA technology, it involves, फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमने क्या करना है, अपना डीएनए को आइसोलेट करना है, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है जो हमें, जिससे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। सेकंड इज कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन। हमें पता है कि हमारा जो डीएनए उसको हमें स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। थर्ड क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। दिस इज अनदर मेथड कि हम जो जीन हमें करनी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, उसको क्या करते हैं, हम एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द डीएनए। सो दिस इज द थर्ड थिंग। फोर्थ क्या है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसको हमें क्या करना है, वी हैव टू insert. So insertion of recombinant DNA into the host cell. Now fifth is obtaining the foreign gene product. तो fifth step है कि हम क्या करें, जो gene product हमें चाहिए उसको we can get that gene product. And sixth is downstreaming. What is downstreaming? Downstreaming वो process है जिससे हमारा unpurified जो product है उसको क्या करते हैं, हम मार्केट में लाने से पहले we have to go through certain procedures जिससे वो purify हो जाए. So this is downstreaming. So these are this recombinant DNA technology involves all of these steps. So first is isolation of DNA. हमें पता है कि हम now for the isolation of DNA must be available in its pure form. अगर हमें DNA को isolate करना है तो हमारा जो DNA है वो क्या है, प्योर फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए.
Now we know that all the cells are treated with specific chemicals so that they can be broken down, and these release the cellular components such as DNA, RNA, protein. तो हमें क्या करना है, डीएनए हमें कैसे मिलेगा, हम सेल्स को क्या करेंगे, we have to break these cells, we have to treat these cells with specific components जिससे वो सेल्स ब्रेक हो जाए और उनके अंदर जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है वो हमें मिल जाए. नाउ दिस इज डन विद सम एंजाइम्स. कुछ एंजाइम्स की मदद से किया जाता है, जैसे लाइसोजाइम है, इट इज यूज्ड बेसिकली फॉर बैक्टीरियल सेल. सेलुलेज, इट इज यूज्ड फॉर प्लांट सेल. काइटिनेज, इट इज यूज्ड फॉर फंगल सेल्स. सो दीज आर स्पेसिफिक एंजाइम्स. ये ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करते हैं. तो अगर बैक्टीरियल सेल्स को हमें ब्रेक करना है तो वी हैव टू यूज लाइसोजाइम. प्लांट सेल्स को ब्रेक करना है वी विल यूज सेलुलेज, एंड फंगल सेल्स को ब्रेक करना है वी विल यूज काइटिनेज. तो क्या करेंगे, हम सेल्स को ब्रेक करेंगे तो हमारा डीएनए आइसोलेशन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब क्या करेगा, हम लीक हो जाएगा सेल में से और हमें मिल जाएगा. Now the contaminants such as RNA and protein, they are digested with the help of ribonucleases and proteases respectively. तो क्या करेंगे, हमारे जो contaminants है, we want to isolate what? We want to isolate the DNA. So if we want to isolate the DNA, we don't want this RNA and protein. तो हमारे जो RNA है वो किससे डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम राइबोन्यूक्लियसेस से, और प्रोटीएसेस किससे कर सकते हैं, ये प्रोटियोसिस क्या करेंगे, हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, और राइबोन्यूक्लियसेस क्या करेंगे, आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे. सो दीज आर स्पेसिफिक. राइबोन्यूक्लियसेस सिर्फ आरएनए को ही डाइजेस्ट करेंगे और प्रोटियोसिस सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेंगे, सो दैट वी कैन गेट अ desired DNA. So these are some of the specific enzymes which act on specific substrate. Now next step is, हमने कर लिया हमारा आरएनए प्रोटीन डाइजेस्ट, उसके बाद करते हैं लास्ट स्टेप इज वी हैव टू ऐड चिल्ड इथेनॉल. हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं व्हेनेवर वी वांट टू आइसोलेट द डीएनए. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डीएनए आइसोलेशन. क्या करती है हमारी चिल्ड इथेनॉल, क्या करती है, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट करती है हमारा जो प्यूरिफाइड डीएनए एंड विच कैन बी कलेक्टेड एज फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन. तो हमारा जो हमें मिल गया है मटेरियल, उसमें से अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे. चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा और क्या करेगा, हमें थ्रेड्स की फॉर्म में, वी कैन सी इट, तो हमें थ्रेड्स की फॉर्म में मिल जाएगा. दिस इज द वे हाउ वी कैन गेट अ आइसोलेशन, हाउ वी कैन गेट द डीएनए, राइट. So there are different methods. DNA isolation के different protocols होते हैं. It can be isolated from various things, right? So this is the main protocol. एक जो main protocol है last is chilled ethanol, और हम क्या करेंगे, enzymes use करेंगे जिसके उसके cell wall जो है वो break हो जाए and we can digest the RNA and we will use chilled ethanol. वो क्या करेगा, हमारे DNA को ultimately precipitate कर देगा. Now second thing is cutting of DNA at specific लोकेशंस. हमें क्या करना है, अब हमें डीएनए मिल गया, नाउ वी गेट द प्यूरिफाइड डीएनए. हमें मिल गया है प्यूरिफाइड डीएनए डीएनए आइसोलेशन से. अब हम उस डीएनए को क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे वी हैव टू कट विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप काटेंगे, उसके बाद क्या है, हमें फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. तो फ्रेगमेंट्स को हम कैसे आइसोलेट करेंगे, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से वी विल आइसोलेट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स. इट विल सेपरेट फ्रेगमेंट्स on the basis of size. हमें we have already studied this gel electrophoresis. हमें छोटे फ्रेगमेंट सबसे आगे मिलेंगे, बड़े फ्रेगमेंट सबसे पीछे मिलेंगे. And this is a type of gel which is obtained by gel electrophoresis. तो हमें क्या हुआ, gel electrophoresis. Now recombinant DNA is obtained by hybridizing gene of interest with a vector with the help of DNA ligase. तो हमें क्या करेंगे, अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे करेंगे, भाई हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे, वेक्टर से हिब्रिडाइज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज यूज करेंगे, जिससे वी नो डीएनए लाइगेज इट विल जॉइन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स. तो हमने पहले वेक्टर और अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कट किया, उसके बाद क्या किया, दोनों को हिब्रिडाइज कराया और दोनों को जोड़ दिया किससे, डीएनए लाइगेज से.
So this is the third step. Now next is polymerase chain reaction. अब हमें क्या करना है, हमें मिल गया है अपना. Now we have to amplify this DNA. हमें क्या करना है कि DNA को एम्पलीफाई करना है. कैसे करेंगे? We can do it with the help of PCR. PCR को क्या कहते हैं? This is called as polymerase chain reaction. Now the function of PCR is that recombinant DNA can be amplified. Amplify का क्या मतलब है? Multiply. बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 100, इस तेजी से, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज द डन विद द हेल्प ऑफ पीसीआर. वी कैन गेट सेवरल आइडेंटिकल कॉपीज इन विट्रो. इसमें पीसीआर से क्या मिलती है? हमें बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज मिल सकती है. नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ बायोटेक. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. PCR is the most important technique. So what are the requirements? क्या क्या चाहिए हमें PCR करने के लिए? सबसे पहले we need 2 set of primers. Primers क्या है? These are chemically synthesized oligonucleotide stretches that are complementary to a region of DNA. तो primers क्या है? Chemically synthesized oligonucleotide stretches हैं जिनका जो sequence है वो क्या है? Complementary है एक DNA sequence से. We know complementary sequence ATTG. इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? T. What will be the complementary of T? It will be AAC. So this is complementary sequence. So primers क्या है? Oligonucleotides हैं जिनका sequence complementary है. और क्या चाहिए हमें? DNA enzyme चाहिए, DNA polymerase. This is enzyme. This is very important. That is enzyme. इसको हम क्या कहते हैं? Tag DNA polymerase. And this is very important enzyme because it is stable at high temperature. This is very important. We should know कि हम tag DNA polymerase क्यों use कर रहे हैं? क्योंकि tag DNA polymerase was isolated from Thermus aquaticus. और क्यों हम use करते हैं? क्योंकि ये ऐसा एंजाइम है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है. एंड व्हाट इज द नीड? हमें पता है पीसीआर क्या करते हैं, हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं. तो अगर ऐसा एंजाइम लेंगे, बिकॉज वी नो दैट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे डीनेचर एट हाई टेम्परेचर. तो अगर हम और कोई एंजाइम लेते तो क्या करता है? जैसे हम पीसीआर करते वैसे ही हमारा एंजाइम डीनेचर हो जाता, तो हमारा पीसीआर एम्पलीफाई होता ही नहीं डीएनए. सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस टैग डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड, बिकॉज इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर. एंड नेक्स्ट थिंग इज डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स. So deoxynucleotides को भी यूज करते हैं. So what are the primary thing? First 2 set of primers चाहिए हमें, enzyme चाहिए tag DNA polymerase and deoxynucleotides. Now PCR it consists of 3 steps. PCR हमारे 3 steps में करते हैं हम. सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप इज डीनेचुरेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. डीनेचुरेशन का क्या मतलब है? हमें पता है हमारा डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. अब हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो हम डबल हेलिकल तो नहीं, तो वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. सो वी हैव टू डीनेचर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर. तो हम हाई टेम्परेचर से क्या करेंगे? उसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे. तो हम क्या करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट गेट degraded at high temperature since DNA polymerase is used in the reaction. It is thermostable. मैंने बताया आपको डीएनए पॉलीमरेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि थर्मोस्टेबल होता है, वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड नहीं करता है. एंड इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस. टैग. तो कहां से इसको आइसोलेट करते हैं? थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट करते हैं, टैग से. दिस इज द रीजन इट इज नोन एज टैग डीएनए पॉलीमरेज एंड इट इज थर्मोस्टेबल. दिस इज वेरी So this enzyme was isolated from Thermus aquaticus. This is very important. Many times the question is asked. From which organism this tag DNA polymerase is isolated? And what is the important special property of tag DNA polymerase? तो सबसे special property क्या है इस enzyme की? Thermostable है, मतलब high temperature पे भी काम करता है, denature नहीं होता है. और इसको किससे आइसोलेट करते हैं? थर्मस एक्वाटिकस से. सो फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि हमें पता है कि डीएनए हमारा क्या है भाई? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या करना है? पहले हमें दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना होगा.
अलग करना होगा. वी नो दैट दीज आर बाइंडेड both the strands, so we have to separate both the strands. We have to denature this DNA by providing high temperature. हमें पता है high temperature देंगे तो ये दोनों strands क्या है, separate हो जाएंगे. And we will use this thermus aquaticus. So this is the first step. Now next is extension. तो सेकेंड स्टेप इसकी क्या होती है, सेकेंड होती है एक्सटेंशन. हमने क्या किया, डीनेचर कर लिया थर्मस एक्वाटिकस. अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंशन करेंगे. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन विट्रो. तो एक्सटेंशन में क्या होता है कि हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेशन दिखाते हैं. नाउ दिस इज साइकिल, it is repeated several times to generate 1 billion identical copies. See the efficiency. PCR is very sensitive. Why it is sensitive? Because एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत तेजी से. एक साइकिल में हमें कितनी मिलती है, 1 बिलियन आइडेंटिकल कॉपीज मिलती हैं. कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट लगाएं 15-20 मिनट्स में एंड वी विल गेट दिस 1 बिलियन कॉपीज. इतनी ज्यादा हमें एक डीएनए सीक्वेंस से मिल रही हैं. So this is very important technique and this is very good technique. This is nowadays used for detecting this coronavirus. कोरोना वायरस का भी जो टेस्ट होता है वो क्या है, पीसीआर बेस्ड टेस्ट है. पीसीआर लगाते हैं हम उसमें क्योंकि मल्टीपल कॉपीज हमें मिल सकती है. सो दिस इज सेकंड स्टेप जिसमें हमने क्या किया कि उसका रेप्लिकेशन किया हमारे डीएनए में, हमें 1 बिलियन कॉपीज मिल गई हैं. सो दीज आर द स्टेप्स कि हमने फर्स्ट तो उसको डीनेचर किया, फिर हमने टैग डीएनए पॉलीमरेज से प्राइमर यूज किया, फिर हमने क्या किया, एक्सटेंशन किया, उनका रेप्लिकेशन किया और हमें वी विल गेट 1 बिलियन कॉपीज. नाउ दिस इज द डायग्राम of PCR. First you can see this is the DNA sequence 3', 5'. हमें ये वाला रीजन है हमारा जो क्या करना है, एम्पलीफाई करना है ये वाला रीजन. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे. वो इसको हीट, वी विल हीट दिस डीएनए. और हमारे ये जो प्राइमर्स हैं दोनों साइड प्राइमर्स हम करेंगे. तो प्राइमर्स कहाँ हैं, वो अटैच हो जाएंगे हमारे उससे डीएनए से. दोनों अलग हो गए स्ट्रैंड. उसके बाद क्या हुआ, ये प्राइमर अटैच हो गए. उसके बाद हमने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज यूज किया और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यूज किए. तो हमने डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यूज करके क्या हो गया, इनका एक्सटेंशन हो गया. तो आप देख सकते हो एक स्ट्रैंड था उससे हमारा नया स्ट्रैंड बन गया. नाउ दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, दिस इज आल्सो न्यू स्ट्रैंड. सो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड्स एंड टैग डीएनए पॉलीमरेज. नाउ वी विल गो फॉर द साइकिल. 30 साइकिल्स के बाद क्या मिला हमें, एम्पलीफाइड सेगमेंट मिला. 30 साइकिल के बाद हमें कितना मिला, 1 मिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड हो गया, 1 मिलियन कॉपीज मिली. सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक. इट इज बेसिकली डन टू एम्पलीफाई अ पीस ऑफ डीएनए. अब हमने क्या किया, अपने डीएनए को एम्पलीफाई कर लिया. नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द कंपीटेंट सेल्स. कंपीटेंट मतलब वो सेल्स जो बहुत आसानी से ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर ले. Now we have to insert this recombinant DNA to host cells. I have already told you that there are several methods. Transformation in case of bacteria. Bacteria के केस में transformation होता है. Disarm vectors, bioelastic, micro injections in case of plants and animals. Plants और animals के केस में हम क्या करते हैं, disarm vectors की तरह bioelastic और micro injections use कर सकते हैं. Now the cells which have this DNA are selected because they are recombinant. And this is done with the help of selectable marker which is present in them. तो हम जो सेल्स, हमें जिन सेल्स में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया, हमें क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है. एंड वी कैन सेलेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स. जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो ऑलरेडी उनके अंदर प्रेजेंट है. वी नो दैट दिस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स. Now this is the diagram you can see. इसमें क्या दिखा रहे हैं, दिस इज ह्यूमन सेल, हमारी ह्यूमन सेल्स है. क्या कर रही है, दिस इज जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन, दिस इज ई कोलाई. दिस हमने क्या किया, स्टिकी एंड्स बन गए, हमारे डीएनए रिकॉम्बिनेशन हो गया. नाउ दिस इज रिकॉम्बिनेंट, यहाँ हमारा क्या हो गया, ये दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड दिस इज जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. नाउ वी हैव टू इंसर्ट दिस. हमें क्या करना है, हमें एक बार डीएनए आइसोलेट हो गया, हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे इसको कॉम्पिटेंट सेल्स में. सो दिस इज डीएनए इंसर्शन. हमें क्या मिलेगा, हमें बैक्टीरियल सेल्स मिलेंगी विच कंटेन दीज जीन्स फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स.
सो दिस इज बैक्टीरियल सेल। उसके बाद ये हमारा प्लाज्मिड था, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, हमने क्या किया, प्लाज्मिड में इंसर्ट किया। उसके बाद क्या किया हमने, इसका रिकॉम्बिनेशन किया, उसके बाद वी गेट दिस insertion. So finally we have obtained this bacterial cell which have gene for human growth hormone. जब इसमें human growth hormone की जीन है तो उसी तरह से it will work. Now next thing is obtaining the foreign gene product. अब हमने यहाँ तक कर लिया है, हमने होस्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब हमें जो जीन प्रोडक्ट चाहिए वो भी तो we have to obtain. Now this is the stage for which the recombinant DNA was produced. ये वो स्टेज है जिसके लिए हमने recombinant DNA को प्रोड्यूस किया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। अल्टीमेटली किस लिए बनाया है, क्योंकि एक फॉरेन जीन प्रोडक्ट हमें चाहिए। नाउ द सेल कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल प्रोड्यूस अ नोवेल प्रोटीन। जिन सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या करेंगी, एक नोवेल प्रोटीन नोवेल प्रोटीन प्रोडक्ट को बनाती हैं, और उस प्रोडक्ट को हमें चाहिए। वी वांट दैट प्रोडक्ट, we want that product to launch in the market, we want that product for the discovery or something and desirable product. It can be any antibiotic, it can be any enzyme, anything, any medicine, anything. So recombinant जो प्रोटीन, अब हमारे जो recombinant सेल से क्या मिला हमें, desirable product या recombinant प्रोटीन, ये हमें चाहिए। हम कैसे obtain करेंगे? Now for this large scale production of this desired product we have to go for large scale production. बड़े स्केल पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट को आइसोलेट करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, या तो वैक्सीन हो सकते हैं, एंटीबायोटिक हो सकती हैं, एंजाइम्स हो सकती हैं, लेकिन वी हैव टू प्रोवाइड सम ऑप्टिमल कंडीशंस। हमने ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे पर्टिकुलर पीएच, पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्टेराइल एनवायरमेंट। So this is the thing, these are some of the condition कि एक particular pH पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही करेगा, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट होगा तभी ग्रोथ होगी। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स कि हमें एक डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, तो वी शुड कीप इन माइंड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर कंटिन्यूअस कल्चर्स। कंटिन्यूअस कल्चर्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस कल्चर्स वो कल्चर मीडिया है when these are used culture media when one product is drained from one side and fresh media is added from the other side. तो कंटिन्यूअस कल्चर वो होते हैं जहां दो पोल्स होते हैं और एक में से हम क्या करते हैं, फ्रेश कल्चर मीडिया को ऐड करते हैं। लाइक दिस इज द वेसल, तो हम एक से क्या करेंगे, फ्रेश कल्चर मीडिया को ऐड करेंगे और दूसरे से क्या करेंगे, हम यूज्ड कल्चर मीडिया को निकालेंगे। तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूअस कल्चर का मतलब कि हमारा जो कल्चर है बहुत टाइम तक वैसा ही नहीं रहेगा कि हम क्या करेंगे, एक में से हम यूज्ड कल्चर मीडिया बाहर निकाल लेंगे और फ्रेश दूसरी साइड से हम फ्रेश कल्चर मीडिया डालते रहेंगे। तो जिससे क्या होगी कि ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अच्छी होगी, और जो हम यूज मीडिया निकाल रहे हैं उसमें से वी कैन आइसोलेट द प्रोडक्ट साथ के साथ। नाउ सेल्स आर केप्ट थ्रू आउट इन देयर लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। सो हमारी जो सेल्स हैं, अब हमें प्रोडक्ट लेना है तो कौन से फेज में रहती है, लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। सो दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ। जब हम सेल्स ग्रो करते हैं तो हमारी ये हमें ग्राफ मिलता है, 3 phases आर देयर। सो जब हमें सेल्स आइसोलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज में जब हमारी सेल्स होती है तब हम आइसोलेट करते हैं। लार्जर बायोमास इज प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से क्या होता है, बहुत बड़े भी बायोमास लेवल पे हम वी कैन आइसोलेट दिस, क्योंकि वी यूज दिस कंटिन्यूअस, बहुत बड़े वेसल्स यूज करते हैं और एक साइड से निकालते रहते हैं, दूसरे साइड से डालते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, हमारे लार्ज वेसल्स हैं जिनकी लार्ज वॉल्यूम्स है, लाइक 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोड्यूस। तो बायोरिएक्टर्स, क्योंकि हमें पता है हम लैब में काम करेंगे तो वी कैन प्रोड्यूस 500,000 लीटर मीडिया, लेकिन उससे आगे अगर हमें बहुत फैक्ट्री लेवल पे वी हैव टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, वी हैव टू यूज द बायोरिएक्टर्स। तो ये बहुत बड़े वेसल्स होते हैं जिनका वॉल्यूम कितना है, 100 से 1000 लीटर्स है, जो 100 to 1000 लीटर कल्चर मीडिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी नो ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन चाहिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, लाइक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच, पर्टिकुलर विटामिन्स आल्सो, सॉल्ट्स एक्सेट्रा, दिस वी हैव टू ऐड इन द मीडिया। नाउ अ बायोरिएक्टर इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या होते हैं इसमें, एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है,
foam control system is there, temperature is there, pH control is there, and sampling ports. These are some of the कंपोनेंट्स. हमें बायोरिएक्टर ऐसा बड़ा वेसल है जिसमें सब एजिटेटर सिस्टम भी होगा. भाई एक साइड से हम ऑक्सीजन भी डालेंगे. फोम कंट्रोल सिस्टम इज देयर. टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम भी होगा. पीएच वी हैव टू मेंटेन एन आइडियल पीएच, पीएच भी कंट्रोल करेंगे. और सैम्पलिंग पोर्ट्स जहां से हम सैंपल डाल सके और सैंपल को निकाल सकें, कल्चर को डाल सकें एक साइड से, कल्चर को निकाल सकें. सो बायोरिएक्टर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. एक सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर होता है और दूसरा क्या होता है, स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर. दीज आर टू टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स. सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर. अब ये सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर क्या होता है, इज अ स्टरर is present that helps in the mixing of reactant contents. It mixes and makes available oxygen throughout the reactor. तो simple stirred tank का मतलब है stirrer present होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट्स को पूरा मिक्स कर सकते हैं और जिससे हम ऑक्सीजन भी रिएक्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ स्पार्ज्ड stirred tank रिएक्टर क्या होता है, इसमें एयर इज बबल्ड इनटू द रिएक्टर. इसमें हम क्या कर सकते हैं, एयर को बबल कर सकते हैं. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स. Now this is also the diagram of bioreactor. You can see ये बायोरिएक्टर का डायग्राम है. ऐसे वेसल्स होते हैं. यू कैन स्टेराइल एयर इज देयर. ये पोर्ट है जहां से हम स्टेराइल एयर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो स्टेराइल हो, माइक्रोब्स को ग्रो करना है. ये पोर्ट है जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग द कल्चर, जो हम कल्चर डाल रहे हैं. फ्लैट पेन फोम ब्रेकर इज ऑल्सो देयर. दिस इज मोटर. दिस इज एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल. पीएच कंट्रोल करना है तो यहाँ से वी हैव टू do it. Steam for sterilization. So this is the type of bioreactor which has all the things, like we have to control all the temperature, pH and everything. Now agar hame product bhi, now after obtaining the product from the bioreactor, we cannot launch this product directly into the market. हमने bioreactor से निकाला अपना product और we cannot launch it directly into the market. ठीक है ना, क्योंकि रॉ प्रोडक्ट है. वी हैव टू प्यूरिफाई दिस. विदाउट प्यूरिफाई और उसके लिए तो हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस. अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस 3 तरह के होते हैं. पहले तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विद प्रिजर्वेटिव. सबसे पहले तो हमें जो अपना प्रोडक्ट है उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ेगा. व्हाई, बिकॉज वी वांट टू स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा. हमें पता है कि अपना प्रोडक्ट हमें बहुत दिन तक मेडिसिन या एंटीबायोटिक फॉर, तो वी हैव टू ऐड सम प्रिजर्वेटिव्स. सेकंड क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ड्रग फॉर्मुलेशन. सबसे पहले क्या करानी पड़ेगी, हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करानी पड़ेगी. अगर ड्रग्स है, फॉर्मुलेशन है, तो वी शुड गो फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स. एंड थर्ड थिंग इज स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग. थर्ड क्या है, हमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के बिना कोई भी प्रोडक्ट वी कैन नॉट लॉन्च इन द मार्केट. So these are 3 things we have to go before launching a product in the market. Formulation करना पड़ेगा preservative से, clinical trials करने पड़ेंगे और control quality testing करनी पड़ेगी. Now biosynthesis of many compounds such as enzymes, alcohol, antibiotics, they take place within the reactor, we know. अब इन product crude है, these products are crude, so we require separation, purification इनकी करनी पड़ेगी. This is done with the help of downstreaming process. So we cannot launch the crude product, raw product, we have to purify it. So downstreaming processes makes a crude bioproduct marketable. So after purification हम क्या करेंगे, preservative add करेंगे, and then we will go for clinical trials and quality checks, and after that we can launch this product in the market. Now this is the diagram of the downstreaming processing. क्या करेंगे, दिस इज रॉ मटेरियल वी नो. दिस इज इनोकुलम. इनोकुलम क्या होता है, लाइक 1 ml वी आर टेकिंग द मीडियम. 1 ml मीडिया है जिसमें हमारा ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग. तो 1 ml मीडिया ऑलरेडी, इनोकुलम का मतलब है वो मीडिया जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी पहले से ग्रोथ दिखा चुका है.
तो हम क्यों डालते हैं, क्योंकि हम 1 ml ये इसमें डालेंगे पूरा रॉ मटेरियल में, तो वहां भी ऑर्गेनिज्म ग्रो दिखाएगा, सो वी कॉल्ड इट एज इनोकुलम। क्या करेंगे, बायोरिएक्टर में डालेंगे, बायो प्रोसेस सेपरेशन होगा, उसके बाद ये दिस इज नोन एज अपस्ट्रीमिंग। इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, इनोकुलम जनरेशन ऑफ रॉ मटेरियल को अपस्ट्रीमिंग कहते हैं। उसके बाद बायोरिएक्टर में हमने डाला, अब बायोरिएक्टर में हमारा वो जो प्रोडक्ट है वो बनने लगा, प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की फिनिशिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज वी कैन नॉट गो डायरेक्टली लॉन्च इट इन द मार्केट, so we have to biomass separation, product purification and product finishing. These steps are known as downstreaming processing, like quality control, clinical trials. So we have to go for downstreaming processes. This is very important. Without downstreaming processing, we cannot launch that product in the market. ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव भी ऐड करना होगा आपको, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्वालिटी कंट्रोल से जाना पड़ेगा. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. सो दिस इज अ वे हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन द ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंजाइम या कुछ एंटीबायोटिक, हमें क्या करना है, उसको मार्केट में लॉन्च करना है, कोई नई मेडिसिन को लॉन्च करना है, तो वी हैव टू डू विद दिस प्रोसेस के बायोरिएक्टर में अपस्ट्रीमिंग, उसके बाद बायोरिएक्टर में उसको ग्रो करेंगे, उसके बाद वी विल गो फॉर डाउनस्ट्रीमिंग. सो इन दिस वे वी कैन गेट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड वी कैन लॉन्च दिस प्रोडक्ट इनटू द मार्केट एंड वी कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दैट. वी कैन डू इट, वी कैन get that product patent also. So this is the thing, that is principles and this was a basic techniques of biotechnology principles. हमने RDT पढ़ा इसमें, everything we have studied.